नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दो आदमी इस समय मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दे रहे हैं। एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे राहुल गांधी। डोनाल्ड ट्रंप कई बार ऐसे बयान देते हुए पकड़े गए हैं, झूठ बोलते हुए पकड़े गए हैं, जो एक्चुअल में घटनाएं हुई नहीं, पर्दे के पीछे भी नहीं हुई, ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं हुई, और उन्होंने कैमरों पर आकर के वो दावे कर दिए। और एकाधिक बार, बल्कि मैं कहूंगा 3-4 बार, हमारे विदेश मंत्रालय ने के अलग अलग स्तरों पर जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बाकायदा सीधे सीधे खंडन किया, खंडन करना पड़ा। अभी हाल में फिर से उन्होंने ऑन कैमरा ये दावा कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो उनकी टॉक्स हुई हैं, तो मोदी जी ने कहा है कि भारत बहुत जल्दी या तुरंत रूस से ईंधन खरीदना बंद कर देगा, तेल खरीदना बंद कर देगा। जब ये दावा किया गया उसी समय हमारा माथा ठनका, क्योंकि सारा मसला ये है 50% टैरिफ लगाए बैठे हैं और रिश्ते खराब किए बैठे हैं भारत से। वॉशिंगटन बुला रहे थे, प्रधानमंत्री नहीं गए। इसके बाद जन्मदिन पर बधाई दी, फिर से अपना मित्र बताया, फिर उन्होंने शर्मल शेख बुलाने की कोशिश की, प्रधानमंत्री वहां भी नहीं गए, अपने विदेश राज्य मंत्री को भेज दिया। ऐसे में जबकि एक लाइन ले ली है मोदी जी ने, तब डोनाल्ड ट्रंप की इस तरह की बयानबाजी ये चौंकाती भी है, आश्चर्यचकित भी करती है, और अल्टीमेटली विदेश मंत्रालय ने उसका खंडन किया। एक तो हम जरा इस पर चर्चा करेंगे। दूसरे, ये तालिबान और पाकिस्तान के बीच जो एक मिनी युद्ध हम इस समय देख रहे हैं, आज भी ये घटना हुई है। बारूद से भरा हुआ एक व्हीकल पाकिस्तानी चौकी से टकरा दिया गया वजीरिस्तान के अलीपुर में, और उसमें जानकारी है कि 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए। उधर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं कि सब कुछ नई दिल्ली से गाइडेड है। तो मेरे साथ जुड़ रहे हैं आपके सुपरिचित जियोपॉलिटिकल मामलों के गहन ज्ञाता कर्नल अजय रैना सर। तो उन्हीं के साथ जुड़ करके जरा समझने की कोशिश करते हैं। अजय जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। अजय जी, 2-3 खबरें एक साथ हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप का रूस से जो भारत तेल खरीद रहा है उसको लेकर के दावा, जिसका बाद में हमारे विदेश मंत्रालय ने खंडन कर दिया। दूसरी खबर आ रही है यूक्रेन रूस युद्ध से संबंधित। आज ही ये खबर आई कि 2 घंटे पुतिन साहब से उनकी बातचीत हुई है, पहले भी हुई हैं, बल्कि अलास्का में भी हुई हैं। नतीजा क्या निकला? जानकारी मिल रही है कि हंगरी में शायद उनकी अगली मुलाकात होगी, और जेलेंस्की भी पहुंच रहे हैं। तो पहले तो जो उन्होंने बयान दिया मोदी जी के हवाले से, इस पर मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा रोशनी डालें। ये क्या फ्रस्ट्रेशन है या क्या है कि बार बार आप इस तरह के झूठों को आगे बढ़ा रहे हैं जिनके कोई पैर नहीं है? और फिर ये जो रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने के लिए या दिखावा करने के लिए जो कुछ कवायद कर रहे हैं ट्रंप साहब, इस पर भी आपकी टिप्पणी चाहिए। जी ओमकार जी, ये आपने देखा होगा कि ट्रंप झूठ बोलते हैं और उसके 2 या 3 या एटलीस्ट 24 घंटे के बाद, या 24 में भी नहीं हुआ, 48 घंटे में हो रहा है लफली, उसके बाद हमारा विदेश मंत्रालय से वहाँ से खंडन होता है। और जो पहला झूठ बोला था कि हमने लड़ाई रुकवा दी, उसका तो पार्लियामेंट में कितने महीनों बाद हुआ। लेकिन उसके बयान देने में और खंडन होने के बीच में एक एंटिटी है जिसका नाम है राहुल गांधी। वो कूद पड़ते हैं और फिर वो फनी सी बातें और ट्वीट और डर गए। तो मुझे तो अभी लग रहा है मोदी जी की और ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं बहुत अच्छे। वो जानबूझ के झूठ बोलते हैं, फिर ये बेवकूफ़ अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, उसके बाद भारत का खंडन करता है। तो ये भी बहुत बड़ी स्ट्रेटजी हो सकती है, मित्रता है ना उनकी। पर ये तो खैर मजाक की बात हो गई।
देखिए, वो उन्होंने जो शब्द यूज किया था कि मोदी जी ने मुझे यकीन दिलाया है और इज टोल्ड मी कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा। तो ऐसे सुनने को ऐसे लगता है कि बड़ी इनकी आपस में टेलीफोन कॉल हुई है और मोदी जी ने प्रॉमिस किया, मिले तो नहीं है काफी देर से। तो वो एक जो पिक्चर पेंट करते हैं, आप माने ओमकार जी, आप उसमें यकीन ना करें, मैं उसमें यकीन ना करूं, लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं और भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं, राहुल गांधी के पीछे और लंबी लाइन है जो इन चीज़ों को एक्सप्लॉइट करती है। आप इसको ये जोड़ के देखें कि ट्रंप ने ये भी कहा कि चाहूं तो मैं मोदी जी का पॉलिटिकल कैरियर खत्म कर सकता हूं, लेकिन मैं करूंगा नहीं क्योंकि वो अच्छे सज्जन है। ये भी घूम रहा है सोशल मीडिया पे। तो ये टिपिकल एक, कहते हैं नेगोशिएशन जो स्किल होती है, टेबल के ऊपर बैठ के आप थोड़ा सा हार्ड स्टांस लेते हैं, फिर आप सॉफ्ट स्टांस लेते हो, फिर आप हार्ड हो जाते हो, फिर स्टांस होते हो, जब तक आपका एंड टू जहाँ का मीटिंग पॉइंट ना मिले। ये उसी का एक ज़्यादा, जो कहते हैं ना, एक ज़्यादा ऑब्वियस या ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर एग्जेजरेटेड मेथडोलॉजी है, क्योंकि मुंहफट प्रेसिडेंट है, इतना प्रेसिडेंट दुनिया में आज तक किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इतनी बयानबाजी नहीं की है। तो उस संदर्भ में देखोगे तो बेसिकली वो यही कर रहा है, जैसे मोदी जी को एक बात बोलता है फिर झूठ बोलता है। आई थिंक वो कंपल्सिव लायर है, उसको झूठ बोलने की आदत है, और जितना वो झूठ बोल रहा है और उसका जितना आगे से, एक टाइम था भारत चुपचाप सह लेता था कई बातों के, आजकल आगे यहाँ से रिबटल पार्लियामेंट के फ्लोर से भी जा रहा है और विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग में जिसमें फॉरेन प्रेस भी आती है। एट द सेम टाइम लोगों ने ट्रंप से अब यही उम्मीद रखी हुई है, लोग डिस्टर्ब नहीं होते, सिर्फ ये हमारे थोड़े कूदने लगते हैं बीच में, और इनके कूदने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ओवरऑल ये दिखा रहा है कि ट्रंप जो जितने हथकंडे अपना चुका उसमें से कुछ भी काम नहीं किया। जब आपके कोई भी चीज़ काम कर रही हो ओमकार जी, तो आप उस चीज़ को बड़े सहजता से, प्यार से उसको आगे बढ़ाते हो कि चलो यार बाकी काम नहीं चल रहे, ये चैनल चल रही है तो चलो मैं चुपचाप इसमें चलता हूँ, किसी नतीजे पे पहुंचता हूँ। बिकॉज आपने ये देखा होगा 2-3 दिन से बड़ा उसमें प्रेस में ये भी आ रहा है कि भारत शायद अमेरिका से डील करने लगा है, एग्रीकल्चर में थोड़ा समझौता करने लगा है। वो सब कहानियां शुरू हो गई थी जैसे उसने तेल वाला बयान दिया कि भारत ने कहा मैं रशिया से तेल नहीं खरीदूंगा। और ये, अब जैसे मैंने आपके शो में पहले भी बात की कि बड़ा देश जब दूसरे देश से टैकल करता है तो बड़े सारे प्लान A B C D बना के रखता है। एक चला नहीं तो दूसरा चला, नहीं तो तीसरा चला, नहीं तो चौथा चला। वो अब उनकी बदकिस्मती है कि यहाँ एक लीडरशिप हमारी यहाँ बैठी हुई है जो अपने देश का हित सबसे आगे रख के बैठी हुई है, अनलाइक अमेरिका, जिसके बेटे ने, ट्रंप ने कहा कि हमने $1 बिलियन क्रिप्टो से कमा लिया रिसेंटली। ये भी उसका बेटे का स्टेटमेंट है। तो ये दो एक ऐसे लोगों के बीच का एक, मैं ये तो नहीं कहूँगा युद्ध है, बट एक ऐसा ऐसा एक बीच में कंटेस्ट है जिसमें एक राष्ट्रवादी है, बड़ी इकोनॉमी जो 6.5 से ग्रो कर रही है, और दूसरी एक घटती हुई सुपर पावर है जिसके घर के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम है, बाहर भी बहुत प्रॉब्लम है, और जिसको लगता था कि वो किसी को भी बुली कर सकता है। और ना चाइना बुली हुआ, ना रशिया बुली हुआ, ना भारत बुली हुआ, बाकी तो जितने भी। तो ये जब तक उसके प्लान A B C D खत्म नहीं होंगे, ये कुछ ना कुछ करता रहेगा, और उसके जो गुर्गे यहाँ हमारे भारत में पलते हैं उन डॉलर्स पे, वो उसका अपनी जनता को गुमराह करने का बात करते रहेंगे। आज हमारे गांव में आप आइए, वो काफ़ी कांग्रेस के चहेते लोग वहाँ रहते हैं, तो वो तो सिर्फ ट्रंप के बयान की बात कर रहे हैं, वो तो विदेश मंत्रालय की बात ही नहीं करते। तो ये एक तरीका देखने का। और दूसरा जो सवाल आपने जो कहा था कि ये जो ट्रंप की ये जो रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से बात हुई, तो उसमें भी देखिए ऑयल का कोई जिक्र नहीं हुआ। अगर ऐसा हुआ होता तो पुतिन और ट्रंप उसमें पक्का मेंशन करता है कि हाँ, पुतिन साहब ने भी कंफर्म कर दिया, जा पुतिन साहब को मैंने बोला कि ठीक है भारत को, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ वो बात कर रहा है कि लड़ाई बंद करके ट्रेड शुरू करते हैं तो जितना पैसा कमाना था लड़ाई में कमा लिया, अब रिकंस्ट्रक्शन में कमाऊंगा और साथ में तेरे से ट्रेड शुरू करता हूँ, बिकॉज जब तुम ट्रेड नहीं करोगे तो हम तो भूखे मर जाएंगे, हमारी बिजली प्रोड्यूस होनी बंद हो जाएगी अमेरिका में, यूरेनियम नहीं आया तो बेसिकली एक जाल इसने ऐसा बुना ओमकार जी, जो कि किसी सुपर पावर के प्रेसिडेंट को शोभा नहीं देता। बदकिस्मती इसकी ये रही है कि जिस ये जाल बुन रहा था तो और नई नई पावर सामने खड़ी होके खड़ी है। अभी चाइना को आप इग्नोर नहीं कर सकते, भारत को आप फिर भी 8-10 साल बाद कॉम्पिटिटर मानोगे, आज नहीं मानोगे। आज आप बोलोगे हाँ एक उभरती पावर है, चाइना को तो आप इग्नोर नहीं कर सकते, तो एलिफेंट इन द रूम है। और रशिया को आप 35 के 35 मुल्क मिलकर कुछ कर नहीं सके। तो ओवरऑल वही है, एक फ्रस्ट्रेटेड आत्मा है। अभी बुडापेस्ट में मिलते हैं नहीं मिलते, आज जेलेंस्की मिलेगा, आज व्हाइट हाउस में, देखते हैं क्या होता है। पुतिन जिसने इतना सब्र किया है, इतनी बड़ी
लड़ाई को अपने तरीके से चलाया, लॉसेस भी सफ़र किए, लेकिन अपनी टॉलरेंस रखी। एक वो लिमिट, जितना ट्रम्प आज फ्रस्ट्रेटेड है, अगर पुतिन इतना इससे आधा भी फ्रस्ट्रेटेड होता तो आज यूक्रेन नक्शे से मिट गया होता। उसके बदले में चाहे रशिया को भी नुकसान होता हो, न्यूक्लियर वॉर हो जाता, बट पुतिन ने मैच्योरिटी दिखाई है। और चाहे वो गाजा का पीस प्लान हो, चाहे अफगानिस्तान और पाकिस्तान का एक सीज फायर चल रहा है, अभी 12 घंटे बचे हैं, और या फिर ये जो बातें कर रहा है कि एक यूक्रेन में ये करेंगे वो, मुझे इससे किसी की बात पे ना तो भरोसा है और ना मुझे लगता है कि इनमें से कोई भी डील जो है वो चल पाएगी। पुतिन अब उस मुकाम पे पहुंच चुका है ओमकार जी, कि वो यूक्रेन में अपनी टर्म्स डिक्टेट कर सकता है। लॉस कंज्यूम या लॉस बर्दाश्त करने की जो पावर है वो नेटो में अभी बची नहीं, यूक्रेन में तो बिल्कुल नहीं बची। जो हम मजाक में कहते हैं कि जब तक लास्ट यूक्रेनियन मारा नहीं जाएगा युद्ध चलता रहेगा, वो टाइप हालात हो गए हैं। तो अभी पुतिन देख रहा है कि आपने उससे हाथ से सीरिया निकल गया तो कहीं अफगानिस्तान ना निकल जाए, कहीं ईरान ना निकल जाए। ये जो भारत, चाइना, रशिया और ईरान का एक जो है बनने का एक पावर का एक्सिस, वो ना कहीं पे उसको हो, तो वो भी पुतिन ग्लोबल अफेयर्स में दोबारा आ चुके हैं। पिछले 2-3 साल से वो बिजी थे अपने उसमें। तो ये जितना मर्जी फ़ोन कॉल कर ले, 2 घंटे कॉल कर ले, लास्ट का मैं 3 घंटे की मीटिंग की थी तो क्या हो गया। तो ये कि आपका कोई सिक्का काम नहीं कर रहा, दूसरा सिक्का फेंको, तीसरा सिक्का फेंको, ये ट्रम्प यही कर रहा है। मुझे इसमें से कुछ भी निकलता हुआ नज़र नहीं आता। अगर यूक्रेन की डील हो भी जाती है तो वो भी आप मान के चलिए ऐसे ही फ्रेजाइल सी होगी, जिसके अंदर कोई इंसर्जेंसी से स्टार्ट हो जाएगी, उसके अंदर मारदार शुरू हो जाएगी और यूक्रेन विल गो टू हेल। तो ये मैं देखता हूँ इन दोनों इश्यूज़ को जो आपने पहले उठाए। जी बिल्कुल सही बात आपने कही है। वैसे 2 खबरें और भी हैं अमेरिका से, अगर आप उन पर टिप्पणी करना चाहें। एक खबर ये आ रही है कि वॉशिंगटन में वर्जीनिया की तरफ से शायद एक जो प्रवेश द्वार है, सड़क जो आ रही है वॉशिंगटन, इनके व्हाइट हाउस से 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर ये अपने नाम पर एक बड़ा दरवाजा बनवाने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और दूसरे जो है, एक खबर ये आ रही है कि जो इनके पुराने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे बोल्टन, उनके खिलाफ इन्होंने कोई कड़ी कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। उन पर कुल 18 आरोप तय किए गए हैं। कुछ गोपनीय सामग्री, सूचनाएं उन्होंने अपनी निजी मेल पर डाली थी, इस तरह के आरोप लगाए हैं। और बोल्टन वो व्यक्ति हैं अमेरिका में संभवतः इस पूरे प्रकरण में, यानी भारत पर 50% टैरिफ लगाए जाने पर सबसे तीखे आरोप और तीखी प्रतिक्रिया बोल्टन ने व्यक्त की थी। इन पर अटैक किया था और ये कहा था कि पिछले 25-30 सालों में जो प्रयास हुए हैं भारत को नजदीक लाने के, उन पर ट्रंप ने पानी फेर दिया है। तो बोल्टन पर जो शिकंजा कसा जा रहा है वो इसीलिए तो नहीं कसा जा रहा है। बिल्कुल ओमकार जी, जिस दिन बोल्टन ने पहला स्टेटमेंट दिया था उसके कुछ घंटों के बाद उसके घर में रेड हुई थी, और उसी रेड फिर उठा के इन्होंने उसका एग्जामिनेशन करके, फोरेंसिक एग्जामिनेशन करके उसका प्रूफ बना के उसमें प्लांट कर दिया। तो वेंजफुल ट्रम्प पहले टर्म में भी इसको बदले लेने की जो भावना इसके अंदर है, वो तब भी आपने देखी होगी कि पहले तो जब आया था फिर दरादर इसने अपने सलाहकार चेंज किए, इसको सैक किया, इसको सैक किया। इसके लिए इंसान एक रिफिल पेन की तरह वैल्यू देखता है, पैसा बहुत है, दिमाग चढ़ा हुआ, ऊपर से प्रेसिडेंट बन गया, कि इसको किसी भी इंसान को सोचता है कि डिस्पोजेबल है। ये इंसान को इंसान नहीं समझता, और वो इसकी एक पर्सनैलिटी का ट्रेट है जो सामने आ रहा है। इसने इस टेनर में उससे अभी कम किया है, पिछले टेनर में इसने काफ़ी लोगों को बेइज्जत किया था और काफ़ी लोगों को बदतमीजी की थी। इस बार एलन मस्क को शुरुआत की थी, उसके साथ बोल्टन के साथ हुआ। तुलसी गबर्ट के बारे में उल्टा पुल्टा बोल दिया कि ओके हु शी डजंट नो, शी जो हेड इंटेलिजेंस की देखिए आप। तो ये तो इसका पर्सनैलिटी ट्रेट है, इसका कुछ नहीं। दूसरी बात रही गेट बनाने का, इसका बात चलो तो ये गेटवे ऑफ इंडिया में भी अपना शक्ल फोटो लगवाने की कोशिश करके बोले मैंने ब्रिटिश और जापानीज के बीच में बर्मा में लड़ाई रुकवाई थी जब मैं पैदा नहीं हुआ था। तो ये इसको आदत है ये शोमैनशिप की। और वो अभी देखो वो जो अर्मीनिया का कॉरिडोर का नाम बोल रहा है ट्रम्प कॉरिडोर, है ना। तो ये इसकी आदत है, और इस आदत को पाकिस्तानियों ने बड़ा अच्छा यूज किया है। और आप देख लीजिए उनके प्राइम मिनिस्टर क्या करता है, उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्या, वो डिब्बा लेके एक पंसारी की तरह घूम रहा था। हम नहीं वो कर सकते, तो हम इस पे हंस सकते हैं, जैसे आप हंसे, मुझे अच्छा लगा। एज भारतीय हमें हंसना चाहिए,
और ये बेवकूफ़ इंसान है, चला जाएगा पर अमेरिका का बेड़ा गर्क करके जाएगा। ये हरकतें स्टेट्समैन वाली नहीं होती है ओमकार जी। आपने तो ज़्यादा दुनिया देखी है जी। तो चलिए अब अफगानिस्तान बॉर्डर पर चलते हैं। ये हो क्या रहा है, थोड़ा सा जरा इसके बारे में समझाइए। ओमकार जी, मैं कोई मेरे को भी अब एविडेंस मांगने लगोगे तो मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं इसके बारे में ट्वीट भी किया था कि ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है। हमें देशवासियों को समझना पड़ेगा कि लड़ाई लड़ने के तरीके बहुत सारे होते हैं। मल्टी डायमेंशन वॉर की जब बात करते हैं आज की डेट में 9 डायमेंशंस में लड़ाई लड़ी जाती है। जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा वो एक डायमेंशन थी जिसमें गोला बारूद यूज हुआ, चेंज ऑफ आर्सेनल हुआ और एमओ हुआ, उसके बाद बंद हो गया। किसी और से लड़ाना, उनको गाइड करना, रिसोर्स करना, ये भी लड़ाई लड़ने का एक तरीका है। पाकिस्तान ने ऐसी वाली प्रॉक्सी वॉर बहुत लड़ी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में स्ट्रेटजिक डेप्थ की बात करी तो आज तारीख तालिबान अफगानिस्तान ने टीटीपी को पाकिस्तान के अंदर डाल के उसको अपनी स्ट्रेटजिक डेप्थ उल्टी कर दी। पाकिस्तान हमें ताने मारता था टू फ्रंट वॉर चाइना और पाकिस्तान के साथ। आज ये हालत है कि पाकिस्तान के अंदर 3 पॉइंट वॉर चल रही है, एक अफगानिस्तान के साथ, एक हमारा चल ही रहा है, और बलूचिस्तान और केपीके और पीओजेके के अंदर जो हो रहा है इनफैक्ट 3 से 3.5 हो चुकी है। एक तरीका तो कहने का ये, देखने का ये है कि इसको हम कह सकते हैं अपने सनातनी तरीके से कर्मा कैच कर रहा है, वो एक सिंप्लीफाइड तरीका है। लेकिन एक अंग्रेजी कहावत भी वही है कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। जो अपनी मदद खुद करते हैं ईश्वर उनके साथ आता है। तो हम भी शायद अपनी मदद कर रहे हैं, बिकॉज एविडेंस अगर पूछेंगे तो पाकिस्तान मीडिया तो खुले बोल रहा है कि इस टाइम अफगानिस्तान में जो मिसाइल का 400 किलोमीटर का टेस्ट हुआ है आज, और जो ड्रोन अटैक हुआ है पेशावर में, और जो बाकी ट्रेनिंग और सर्विलेंस और इंटेलिजेंस वो भारत दे रहा है अफगानिस्तान को। जैसे मैंने कहा, मेरे पास सबूत नहीं है, पर एज ए भारतीय मुझे गर्व हो रहा है कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं। ये हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था। और पाकिस्तानी रेगुलर आर्मी जब टैंक आया अफगानिस्तान का फ्रेंडशिप गेट के अंदर तोड़ के और वहाँ पे बंदे भाग गए, तो ये जो अपने लोगों को गुमराह करते हैं ना, जिसका हम नैरेटिव में इनका जवाब नहीं दे पाए, अनफॉर्चुनेटली हम ऑपरेशन सिंदूर की नरेशन की वार हार गए। उसको आप देखो अफगानों ने कितना प्यार से उसकी पतलून ने टांग के और उनका गेट की वीडियो डाल के क्या क्या करके दिखाया। तो आई थिंक हमारे जैसे देश को भी एक सबक सीखने की ज़रूरत है कि जब हमारे ऐसे बेवकूफ़ लोग हैं जो 6060 भारत के अंदर भी चलाने शुरू हो गए, हमने उस नैरेटिव को बनने दिया, तो शायद अगला कभी मौका मिलता है और मिसाइल जब चलेगा तो कहीं ना कहीं हमें भी जैसे बोले ऑप्टिक्स, कोई उनकी पोस्ट के ऊपर टैंक चढ़ाना, ये अच्छे होते हैं। हमारे जो सब कॉन्टिनेंट में ऐसी चीज़ों की बहुत वैल्यू बन जाती है। बाकी आप बोलते रहो 11 मारे हमने, 11 एयरफील्ड तोड़ दिए, तो वो मतलब ठीक है पीपल से, अभी तो बहुत लेट हो गया। लेकिन अगर आप उसकी जड़ में जाते हैं तो बड़ा क्लियर सा दिख रहा है कि अफगानिस्तान जो है वो बैटल ग्राउंड है इस टाइम। ग्रेट गेम 3 का पार्ट है। ग्रेट गेम 1 में क्या हुआ था कि ब्रिटिशर्स और रशियंस को आपस में जो खुंदक थी, जो भी चल रहा था कंपटीशन, उसके बीच में अफगानिस्तान को बफर स्टेट क्रिएट करके 1905 में उन्होंने बोला ग्रेट गेम खत्म। लेकिन हम सब जानते हैं कि जो भारत और पाकिस्तान का टुकड़े हुए, पार्टीशन कर की गई, ये ग्रेट गेम 2 थी, जो ब्रिटिशर्स ने अगेन ग्रेट गेम 3 खोलने लड़ने के लिए, फ्यूचर के लिए पाकिस्तान को क्रिएट किया। और आज जो ग्रेट गेम 3 आ रही है, जिसमें ब्रिटिशर्स की जगह अमेरिकन आ गए, बिकॉज वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होते होते अमेरिका ने ब्रिटिश को $3 बिलियन का लोन दे रखा था, ब्रिटिश उनके पैरों में गिरा हुआ था। तो अमेरिकन वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में वेस्ट को रिप्रेजेंट करने आ गया। तो ये उन्होंने उस टाइम का ये उनका था कि एक ऐसा यहाँ पे पैड रखा जाए, ऐसा देश बनाया जाए जो वीक हो, जिसकी लीडरशिप को मैनिपुलेट कर सकें, और जब चाहें वो रशिया के साथ नॉर्थ में, पाकिस्तान के नॉर्थ में एक युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर सके। और वो लोगों ने 1979 में अफगान जिहाद करके किया और उसका उन्होंने फ़ायदा उठाया। जो भी रशिया का टुकड़े, यूएसएसआर के टुकड़े हुए और जो भी उनकी बेइज्जती हुई, ह्यूमिलेशन हुई। दूसरा काम जो पाकिस्तान क्रिएट किया गया था उसी भी वर्ल्ड ग्रेट गेम 2 के हिस्से में, उसका ये था कि रीच आउट करना इस्लामिक वर्ल्ड में। इस्लामिक वर्ल्ड में रीच आउट करने के लिए पाकिस्तान को उन्होंने एक पिम्प की तरह यूज़ करना था, एक दलाल की तरह। और अगर आप देखें तो पाकिस्तान को उन्होंने अरब वर्ल्ड में तो यूज़ किया कि पाकिस्तान के थ्रू ही अमेरिका और चाइना की दोस्ती हुई 1972 में, जब किसिंगर यहाँ आया। तो पाकिस्तान एक यूज एंड थ्रो, मैं उस वर्ड को, आपकी बड़ी फैमिली चैनल है, मैं वो वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, जिसको आप यूज़ करके फेंक देते हो, तो उसको अमेरिका और वेस्ट ने शुरू से देखा। उसी की एक मैनिफेस्टेशन अभी हम सामने होते हुए देख रहे हैं। हम सब ये मानते थे कि जब ईरान के साथ जो भी इनका नुरा कुश्ती हुई अमेरिकन की,
और बलूचिस्तान में इतना अनरेस्ट चल रहा है, तो एक समझदार अमेरिकन को क्या करना चाहिए था, बलूचिस्तान को सेमी इंडिपेंडेंट जैसे फाटा था अफगान पाकिस्तान में, जो कहने को पाकिस्तानी टेरिटरी थी, वहाँ पाकिस्तानी कानून नहीं चलते थे, सरकार नहीं जाती थी, मिलिट्री नहीं जाती थी, उसी टाइप का अगर बलूचिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके अमेरिका इनके साथ कहता कि ओके तुम्हारी मिनरल्स हैं, तुम्हारा सोना है, तुम्हारी गैस है, मैं खरीदूंगा। आज पाकिस्तान तुमसे लेता है, तुम्हें पैसे नहीं देता, मैं तुम्हें पैसे दूंगा और कुछ रॉयल्टी इस्लामाबाद में जर्नलों के मुंह में डाल दूंगा। तो बलूचिस्तान से अगर अमेरिका कंप्रोमाइज कर लेता तो उसका फायदा ये होता कि जो अमेरिका का इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, आज इंटरेस्ट क्या है कि उसको ईरान के ऊपर उनको उंगली करनी है, उसको अफगानिस्तान में चाइना और रशिया के साथ एक ग्रेट गेम 3.0 लड़नी है, वो सारे के सारे उसके मसले सिर्फ बलूचिस्तान के साथ कंप्रोमाइज करके और ऊपर पश्तूनों के साथ ट्रेड कर, लेकिन उन्होंने उसके बदले में पाकिस्तान को चुना ओवरऑल मुनीर के साथ। क्यों? बाहर से देखोगे तो मुनीर आपको लगता है कि सबसे पावरफुल बंदा है, आज हालांकि वो छुपा हुआ है, 2 दिन से नजर नहीं आ रहा, ही इज नॉट विजिबल, लेकिन किसी भी रैशनल माइंड को लगता है कि पाकिस्तान के ऊपर कंट्रोल फौज का फील्ड मार्शल है, जो कि लड़ाई हारने के बाद फील्ड मार्शल बना, तो उसका है उसका ग्रिप। तो ऐसे वाले जो हालत, जो अभी जो हालात चल रहे हैं, इसमें अगर आपने अमेरिका ने चाइना और रशिया को कंटेस्ट करना है अफगानिस्तान के अंदर, तो उसको बगराम का जो गाना शुरू किया, बेसिकली वो अपने पोस्टरिंग कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जब वो होना था उसके साथ ही टीएलपी खड़ी होगी, उन्होंने अपना ड्रामा शुरू कर दिया, बीएलए पहले चल रहा था, पीओजेके का हालात, तो एक कहते हैं ट्रबल्ड वाटर में अमेरिका अपने आप को देख रहा है। वो तो रही अमेरिकन की प्रॉब्लम, उनकी आदत है गलत जगह गलत टाइम पे पहुंचना, मार खा के निकलना। जहां तक पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला है, तो आज से कुछ सालों तक पाकिस्तान आर्मी की पूरी जो लॉयल्टी थी अमेरिकन की तरफ होती थी, और उनका प्यार पूरा देवबंदियों की तरफ होता था, पश्तूनों की तरफ, क्योंकि उनके थ्रू ही उन्होंने जिहाद लड़ा, उनके थ्रू ही तालिबान खड़ी की, उनके थ्रू ही उन्होंने कश्मीर में गन मचाना शुरू किया। जो बरेलवी वाले टीएलपी वाले हैं, उनके साथ पाकिस्तान आर्मी का रिसेंट पास्ट बाजवा के आने, जनरल बाजवा के आने से पहले कुछ ज़्यादा प्यार मोहब्बत नहीं थी। जनरल बाजवा पहला चीफ था जिसने जाके उनके साथ एजिटेशन के बाद दोस्ती की। आज उसका अंजाम ये हुआ कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर कुछ जनरल्स हैं वो टीएलपी की तरफ चल पड़े हैं, जो बाजवा के समर्थक थे, और कुछ जो आज वाले हैं वो देवबंदी की तरफ चल पड़े। तो उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि एक उनकी आर्मी के अंदर स्प्लिट खड़ी होगी, सोसाइटी पहले खड़ी होके जब लोग उनको मार रहे हैं, टीटीपी वाले मार रहे हैं, अब टीएलपी वाले मारने लगे, जिनके 800 बंदे ही फौज ने मार दिए, तो अब फौज की डिग्निटी जो आर्मी पाकिस्तान के अंदर थे वही खत्म हो गई। पाकिस्तान इससे ज़्यादा बुरे हालत में कभी नहीं था, और इसका पूरी की पूरी जिम्मेवारी पाकिस्तान की लीडरशिप, चाहे उसको हम मुनीर की तरफ से देखें, चाहे वो जो जूते चाट रहा था ट्रंप के 2 दिन पहले उसकी तरफ से देखें, पाकिस्तान की एलीट ने पाकिस्तान की हालत की है। आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान को जो कंट्रोल करती है एजेंसी, जिसका नाम पाकिस्तान आर्मी है, उसको लोग गाली निकाल रहे हैं। आज लोग सड़कों पे उतर के जो कर रहे हैं, आज क्या किया पाकिस्तान ने, सारे अफगान बच्चे अफगानिस्तानियों के स्कूलों से नाम कटवा दिए। एक ऑर्डर दिया, जितने अफगान बच्चे स्कूलों में पढ़े नाम काट दो। तो कराची में ऑलरेडी इस टाइम जब हम बातें कर रहे हैं, इस टाइम अगर आप देखेंगे लाइव, तो कराची में वहाँ के जो लोकल अफगान और पुलिस में लड़ाई चल रही है, हथापाई और ईंटबाजी पत्थरबाजी हो रही है। तो जिस चीज़ का हम बात करते रहे कि एक ना एक दिन पाकिस्तान ने टूटना है, वो प्रोसेस अभी स्टार्ट हो गया। कब ख़त्म होगी, कब वो आएगा, क्योंकि अमेरिका उसको बचाने की कोशिश करेगा, हमें ये नहीं भूलना चाहिए, अमेरिका पूरी कोशिश करेगा, टर्की बीच में आएगा, फंडिंग करेंगे, सब कुछ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब ऐसे सिविल अनरेस्ट ऊपर से 2 तरफ से, एक ऑपरेशन सिंदूर इधर चल रहा है, एक अफगानिस्तान ने मारना शुरू कर दिया, तो आई थिंक पाकिस्तान का हर महीने हम ये बात करते हैं कि आज से पहले कभी इतना बुरा हाल नहीं था, लेकिन मैं आपको जो मैं बोल रहा हूँ उसका आप ये मान के उसको मैं कैसे एम्पलीफाई करता हूँ कि पिछले पूरे साल में, जो कि बहुत वायलेंट साल था 2024 का, 2400 फौजी मारे गए, फौजी, पुलिस वाले, फ्रंटियर कंस्टेबलरी, सब रेंजर मिला के पाकिस्तान के, बीएलए ने और टीटीपी ने मारे। अभी सितंबर हुआ है, 2500 ऑलरेडी मर चुके हैं सितंबर 30 को। ये जो अक्टूबर में मारे जा रहे हैं, जिसमें 50 एक दिन मरे, 22 एक दिन मरे, आज 7-8 मारे गए, ये काउंट तो इस हिसाब से चलते रहे तो एंड ऑफ दिस ईयर वो 2400 की जो फिगर है वो 4000 पे जाके रुकेगी जी, 3504, जो कि एक पाकिस्तान जैसी आर्मी के लिए बहुत बड़ा झटका है। एक पूरी फॉर्मेशन जिसको हम ब्रिगेड कहते हैं, ब्रिगेड प्लस जिसको बनाने में, तैयार करने में, लोगों को ट्रेन करने में सालों लग जाते हैं, वो पूरे के पूरे साफ हो गए। इस स्पीड से चलते रहे तो पाकिस्तान आर्मी का जो
ग्रिप है पाकिस्तान से वो निकलेगी, और जो फिर जब तक पाकिस्तान आर्मी की ग्रिप जब पाकिस्तान के से निकल गई तो फिर पाकिस्तान यूनाइटेड नहीं रह सकता। जी अजय जी, ये जो अमेरिका की री एंट्री हुई है पाकिस्तान में, इसकी वजह से ये सब हो रहा है, और इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि इसमें नई दिल्ली और बीजिंग की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तान की री एंट्री हुई है उसको मैं कहूँगा कि ट्रंप ने पाकिस्तान को गोद में लिया। अमेरिका शायद एज ए नेशन ये ना करता। अगर अमेरिका में एक पावर पॉइंट होता, एक पावर सेंटर होता, शायद ये ना होता। ट्रंप जो कि अपने सेल्फिश इंटरेस्ट, बिजनेस इंटरेस्ट के लिए जाने जाते हैं, जिनके बेटे ने अभी बयान दिया है कि हमने $1 बिलियन क्रिप्टो करेंसी से कमाया है, उसने क्रिप्टो करेंसी के लालच में डील की 22 अप्रैल के हमले के 2 दिन बाद। तो ये एकदम से जो चैप्टर खुला, उसका खमियाजा देखो पाकिस्तान को कैसे भुगतना पड़ रहा है। अगर मानते ना होता, ये दोस्ती ना होती और अमेरिकन जा तो पाकिस्तान की चुपचाप हेल्प जैसे पहले कर रहे वैसे करते रहते या ना करते। तो गाजा में जब सीज फायर की बात हुई और वहां पे उसने ट्रंप ने इन दोनों को साथ में क्रेडिट दिया, जो मैंने आपको पहले कहा था कि 47 में भी पाकिस्तान की क्रिएशन इसलिए की गई थी कि इस्लामिक वर्ल्ड में जो बात करनी है, गंदा काम करना है, वो इनसे करवाएंगे। तो उससे क्या हालात पैदा हो गए कि आपके देश के अंदर, आप मानेंगे अगर अमेरिका और पाकिस्तान की ये सो कॉल्ड दोस्ती ना हुई होती, उधर गाजा का जो भी सीज फायर जो टूटेगा हमें पता है वो हो जाता, तो पाकिस्तान में इस टाइप का रिएक्शन नहीं आता, क्योंकि पाकिस्तान ने अपने पासपोर्ट के ऊपर बड़ा प्राउडली लिखा हुआ है कि नॉट फॉर ट्रेवल टू इसराइल। और उस पाकिस्तान का चीफ प्राइम मिनिस्टर जो है वो ट्रंप के बगल में खड़ा और उसको ग्रेटेस्ट स्टेट्समैन का उपाधि दे रहा है, और वो ट्रंप उसको कह रहा है कि ये दो जो हैं गाजा पीस प्लान में मेरे साथ खड़े हैं सीज फायर में। उस सीज फायर को जो पाकिस्तानी मुस्लिम्स हैं वो हार मान रहे हैं कि आपने गाजा तबाह कर दिया, इतने बच्चे मार दिए, और भी कह रहे हो सीज फायर, और इन्हें नहीं केस अमेरिका इसराइल का सीज फायर हम सबको पता है। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन अराइज हुई है और टीएलपी खड़ी हो गई, इसका पूरा क्रिएटर जो है वो, ये उसका श्रेय जो है वो दोस्ती, जो अभी नई दोस्ती ट्रंप और आसिम मुनीर के बीच में हुई है। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं। रही बात भारत और चाइना की, ओमकार जी, चाइना को बहुत बड़ा लॉस सफ़र करना पड़ा है पाकिस्तान के अंदर। ऑलमोस्ट 40-45 बिलियन डॉलर का सीपैक उसका ख़त्म हुआ। वो तो एक बात थी, वो तो पता ही था, हो ही रहा था। फिर उसने चाइना ने जब मार पड़ी और टीटीपी और बीएलए ने वो सीपैक ख़त्म किया था अमेरिका के आने से पहले, तो उन्होंने एक काबुल में मीटिंग की, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर, अफगानिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर और चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर। क्या बात हुई कि ओके, टीटीपी को बोलो कि हमें ना तंग करे, हम नीचे बीएलए की तरफ नहीं जा सकते, वो सुनते नहीं किसी की, तो हम यहाँ से पेशावर से हम अपना सीपैक को ऊपर घुमा के काबुल में ले जाएंगे। ये अनाउंसमेंट भी हुई। तो हम सबको पता था ये बात हो रही है। उससे पहले हम बात कर रहे थे कि काबुल से हो सकता है ये सीपैक घूम के ईरान में जाए, जो सीरिया के लूज करने के बाद रशिया और चाइना अफोर्ड नहीं कर सकते ईरान को लूज करना। तो वो कंप्रोमाइज चल रहा था, टीटीपी शांत हो गई थोड़े दिन के लिए। फिर आ गया अमेरिका, और अमेरिका ने आके फिर वो जो गदर मचाया चाइनीज़ को बिल्कुल ही आउट। अभी चाइनीज़ ग्वादर जो पोर्ट है वो आइसोलेटेड है, पीछे से रोड कनेक्टिविटी है नहीं। किस दिन भारतीय सेना ने वहाँ पे नेवल ब्लॉकेड लगा दिया तो वो वहीं के वहीं तरह रह जाएगा। तो जब एक देश पे आप ऐसी चीज़ थोपते हो, और वो देश जिसने आपको 10 साल पाला है, जब अमेरिका आपको लात मार के निकल गया था, तो वो बुरा तो मानेगा। और चाइनीज़ गेम्स और चाइनीज़ साइकोलॉजी पूरी दुनिया में फेमस है। तो इसलिए अभी अफगानिस्तान के अंदर हालांकि भारतीयों के ऊपर ब्लेम आ रहा है सारा, हमारे ऊपर कहा जाए कि इनके ट्रेनर हैं, इनके साइंटिस्ट हैं। वहाँ चाइना अपनी गेम खेल रहा है, चाइना ईरान के अंदर अपनी गेम खेल रहा है, और हम अगर अफगानिस्तान के साथ खड़े होके उनको ट्रेन कर रहे हैं या उनको मिसाइल्स की कुछ कर रहे हैं, तो उसमें खराबी क्या है? हमने तो ओपनली कहा है कि अफगानिस्तान जो हमारा मित्र देश है, उनके साथ हमने पार्लियामेंट बना के दी, हमने उनको फुल डिप्लोमेटिक स्टेटस नहीं दिया, बट जो स्टेटस हमारा उनके साथ जो रिलेशनशिप है डिप्लोमेटिक, वो किसी स्टेटस से कम नहीं है। और ये हमारा बैकयार्ड है, चाइना का बैकयार्ड है, रशिया का बैकयार्ड है। और अगर हम तीनों एक टेबल पे आने की बात कर रहे हैं तो जाहिर है कि फिर हम अफगानिस्तान को जलते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि अगर हम उनको सपोर्ट ना करें तो ये पाकिस्तान खुद तो इनकी हिम्मत नहीं है। वो तो आपने देख लिया कैसे फ्रेंडशिप गेट तोड़ के टैंक अंदर आए और कैसे इनकी पतलूनें डिस्प्ले पे हैं। पाकिस्तान सीधा तो नहीं लड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान तजिकिस्तान के गरीब जनता, ISKP, ISIS को गोल गोल करके अफगानिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, जो अभी भी करेगा मुझे लगता है। तो बड़ी बार मैंने इस पॉडकास्ट में पिछले 1 साल में बोला कि जिस दिन अफगानिस्तान वीक हो जाएगा तो उसका जो आग लगेगी उसका सेक हमें भी फील होगा। इसलिए हमारे इंटरेस्ट में है कि हम अफगानिस्तान को सपोर्ट करें,
चाइना के इंटरेस्ट में है कि वो अफगानिस्तान को सपोर्ट करे, रशिया को इंटरेस्ट में है कि दोबारा यूएसएसआर की तरह मार ना खाए। तो अगर ये हमारे इंटरेस्ट हैं ओमकार जी, तो फिर हमें कई चीज़ें नहीं पता होंगी, बट ओवरऑल ये सहमति बनती है कि हम तीनों अपना अपना रोल अफगानिस्तान में प्ले कर रहे हैं। और इसको अगर और मैं थोड़ा निचोड़ के और बिना एविडेंस के बोलूँ तो यही है कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो कॉन्टिन्यूड है और उसने अपना रंग रूप बदला है, क्योंकि जो हेल्प हम अफगानिस्तान की कर सकते हैं, और चाइना भी कर रहा है, चाइना के जहाज लैंड कर रहे हैं अफगानिस्तान में, हमारे भी कर रहे हैं, रशियन भी कर रहे हैं पिछले 24 घंटे के अंदर, ये चीज़ छुपती नहीं है आजकल। तो हम अपना पार्ट अदा कर रहे हैं अपने जनहित को सामने रख के। जी, बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं आपने दी हैं अजय जी। मैं ये जानना चाहता हूं, जिस समय तालिबान सरकार के विदेश मंत्री दिल्ली में थे, उस समय ये सब वितंडा शुरू हुआ। ये संयोग है या इसके पीछे कोई रणनीति थी पाकिस्तान की, और अभी उसके रक्षा मंत्री का बयान कि सब कुछ दिल्ली से गाइड हो रहा है? उस लेवल पे संयोग से कुछ नहीं होता, ये सब बाय डिज़ाइन है। उन्होंने कोशिश की थी, दो रीज़न थे, एक तो अफगानिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर यहाँ था, एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर, तो ये आपने देखा कि ट्रंप आया, जब क्लिंटन आया, हर बार यहाँ पे कुछ न कुछ, जेडी वांस आया, पहलगाम हो, तो यहाँ हमेशा पाकिस्तान की नीति रही है कि वो हमें तंग करता है। बिल्कुल। फर्क ये पड़ गया कि इस बार तंग करने से पहले उसने ये सोचा होगा कि अब भारत की नीति ये है कि मेरे देश में अगर ब्लास्ट हुआ या टेररिस्ट एक्ट हुआ तो एक्ट ऑफ वॉर हो जाएगी, ऑपरेशन 2 चल रहा है और उनके सारे चीफ पहले बयानबाजी कर चुके हैं, तो हम मरने की नौबत है। तो उन्होंने एक सॉफ्ट टारगेट उठाया कि जो पार्टी भारत के साथ हाथ मिलाने आई है, अगर हम भारत को कुछ नहीं कर सकते तो उस पार्टी को तंग करें। वो एक है। दूसरा रीज़न ये है कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री इस चीज़ की गवाह है कि जब जब पाकिस्तान में ऐसे वाले हालात होते हैं कि जब इनको चित्र, जिसको कहते हैं जूत परेड हो रही हो, तब ये हमेशा पड़ोसियों से, खास करके भारत से लड़ाई करता है। 47-48 को तो लग वो ब्रिटिश प्लॉय था, उसके अलावा 65-71 देखें, 99 देखें, तो हर बार ये था कि जा तो सरकार, और क्या सरकार क्या, बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी को जब लग रहा था कि मेरे हाथ से सत्ता जा रही है, कंट्रोल जा रहा है, तो वो ये करतूतें करता रहा है। तो इन दोनों चीज़ों का अगर इकट्ठे करके देखेंगे तो सिर्फ ये हुआ है कि इस बार उन्होंने भारत से पंगा नहीं लिया, उन्होंने हमारे पार्टनर से पंगा लिया, क्योंकि हमसे लड़ने की औकात है नहीं, और हमारा उसके बाद थप्पड़ कितने जोर का पड़ेगा वो उनको पता है। तो उन्होंने वीकर एंटिटी को पकड़ा, ये नहीं सोचा कि जो वीकर हैं इन्होंने दुनिया भर की सुपर पावर्स को धूल चिटा रखी है, इनसे पंगा नहीं लेना। क्योंकि जब अमेरिकन आए, जब उससे पहले अंग्रेज आए, उसके बीच में रशियंस आए, वो तीनों एंटिटीज अफगान के साथ अफगानिस्तान में लड़ी। पाकिस्तान की समस्या ये है कि जब वो अफगानों के साथ अफगानिस्तान में लड़ने जाएगा तो उसके देश के अंदर ही ऑलमोस्ट 1 करोड़ के ऊपर अफगानी हैं। तो आप किसको लड़ोगे? अपने वालों को निपटोगे पहले कि उधर लड़ने जाओगे? और उनकी जो टेरेन है, उनका जो एरिया है, उसमें आप लड़ने के काबिल ही नहीं हो, जिसके विजुअल हमने अपनी आंखों से देखे कि आप फ्रेंडशिप गेट पे उनका टैंक आ रहे हो, आपकी फौज वहाँ से भाग गई। इससे ज़्यादा बेइज्जती की बात आई थिंक यही है जो 93,000 का सरेंडर हुआ था 71। तो मुझे उसके मुकाबले का ये सरेंडर लग रहा है, वीकर फोर्स के सामने, एक 2 टैंक की फौज के सामने आगे फौज उठ के भाग गई। तो ये इसको मैं इस तरीके से देखता हूँ। और विपरीत काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि का एक क्लासिकल एग्जांपल है कि आपके देश में हालात ख़राब हैं, भारत आपको पिटाई कर रहा है, अफगान आपको धमका रहे हैं, बीएलए आपकी बात नहीं सुन रहा, और इस हालत में आपने अमेरिका से समझौता कर लिया अपने मिनरल्स का। चलो कर लिया तो अब चुपचाप तुम अमेरिका की हेल्प लो, इंटेलिजेंस लो, इन्होंने किया भी था शुरू, और जो भी आपने अपना बलोचों को किसको न्यूट्रलाइज करना करो, ढंग से काम करो। आप एक नया फ्रंट नहीं खोल सकते। आपने एक अफगानों के साथ फ्रंट खोल दिया क्योंकि उन्होंने आपके बंदे मारे, फिर आपने पार्लियामेंट में भाषण दिया, और अब आप ये कह रहे हो भारत भारत भारत, तो भारत बोलते रहो, क्या फ़र्क पड़ता है? हम बोलते हैं लाओ डोजियर, दिखाओ सबूत। तो दुनिया तो आपको पता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस ओमकार जी। अमेरिका ने कभी किसी की परवाह नहीं की, ना यूएन उसको रोक सका। जब उसको ईरान में घुसना था वो घुस गया, जब अफगानिस्तान में घुसना था घुस गया, जहाँ यूएन नहीं मिला नेटो को लेके चल पड़ा। तो अब अगर हम कहते हैं कि 2047 में हम एक डेवलप्ड नेशन बनेंगे, तो आज ही हमें अपने मसले थोड़े से दिखाने शुरू करें। ये नहीं होगा कि 2047 को स्विच होगा, उसको ऑन करेंगे तो दुनिया बड़े वाह वाह वाह, ऐसे नहीं होता ना। ये बहुत लंबी जर्नी है। अगले 20-25 साल हमें
जहाँ दम दिखाना पड़ेगा, जहाँ पे आंखें दिखानी पड़ेंगी, जो हमने काम करना है चुपचाप वो करना पड़ेगा। और अगर आप अमेरिका का राइज देखें, इवन चाइना का राइज देखें, इसी तरीके से हुआ है। मिक्स ऑफ मसल, मिक्स ऑफ श्रूड डिप्लोमेसी एंड साथ में क्राफ्ट्समैनशिप। ऐसे ही आप उभर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तमाशबीन देख के बन के आप विश्व की एक सुपर पावर नहीं बन सकते, सिंपल सी बात है जी। क्या टीएलपी का खेल खत्म कर दिया है मुनीर ने, या टीएलपी फिर वापसी करेगा? पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन टीएलपी को फॉलो करती है। जो लाहौर के नीचे की जितना ग्रुप है उन पे तलबीक वालों का ग्रुप है, बरेलवी स्कूल ऑफ थॉट का उनका है। अब ये खत्म होगी नहीं होगी ये डिपेंड करता है कि हम क्या करेंगे। सीधी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, लोग ऐसे बात करें पसंद नहीं करते होंगे। जब आपके अंदर एक फ्रिक्शन है या एक फिशर है, आपकी सोसाइटी टूट रही है, उसमें हमारे जैसा पड़ोसी क्या रोल प्ले करता है उस पर डिपेंड करता है। नंबर्स में की बात करें तो तलबीगी जमात के पास नंबर्स हैं, आधा पाकिस्तान उनके नीचे है। और आप उसको आइसोलेशन में मत देखिए। पश्तून जो कि देवबंदी है, उन्होंने पहले ही बोला कि हमने नहीं लड़ना पाकिस्तान के साथ भारत के खिलाफ। जब ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी हो रही थी, पश्तूनों ने जो उनकी लीडरशिप का एक बयान था कि हमारी फौज भारतीय फौज से नहीं लड़ेगी। वो तो ऐसा मौका आया ही नहीं कि हमें अंदर जाना पड़े। और दूसरे बलोच हैं, उनको इस्लामिक आइडियोलॉजी लेना देना नहीं, वो अलग ही लेवल पे हैं उनको आप। लेकिन ये दो जो कम्युनिटीज़ हैं पाकिस्तान की, सबसे मेन जो पाकिस्तान की आर्मी की जो इज्जत है वो इन दो के कारण। और तीसरी कम्युनिटी जो तगड़ी है वो है पुंछी, जो कि आज़ाद कश्मीर जिसको बोलते हैं, वो ऑलरेडी विद्रोह कर चुके हैं। और ऊपर जो एनएलआई बैठी है, नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री, जो कि गिलगित के लोग वो लड़ाके हैं, वो भी अच्छे लड़के, हिमालय में लड़ने वाली फौज है, उनकी भी एजिटेशन चल रहा है। तो आज आकर बचा क्या आपके पास? पाकिस्तान पंजाब और पाकिस्तानी पंजाबी फौज, और ऊपर से सिंधीज जिनकी लड़ाई का वो ज़्यादा उनका लड़ाई लड़ने का तरीका ट्रेड वाला है, वो बंदूक की लड़ाई नहीं लड़ते। तो ऐसे हालत में आप देखें, जो सामने पाकिस्तान आपको नज़र आ रहा है उसकी क्या वैल्यू है, वो क्या कर सकता है और कितना बर्दाश्त कर सकता है जब थप्पड़ पड़ेगा, वो तो आने वाला समय बताएगा। बट आई थिंक अंत की शुरुआत जिसकी बात हम 2-2.5 साल से कर रहे हैं, वो सामने होती हुई नज़र आ रही है। और एज ए भारतीय हमें उसी में इंटरेस्ट होना चाहिए कि एक गंदा पड़ोसी जो हमारे लिए ट्रबल क्रिएट करता है कैसे टूटे, ख़त्म हो, ताकि हम अपनी ज़िंदगी आराम से, जो हमारे अंदर छोटे छोटे पाकिस्तान बने हैं उनको भी सबक मिले और फिर हम आराम से रह सकें। और ये बैठे बिठाए जो टीटीपी पर इन्होंने बमबारी की है, जो दावा किया था कि हमने टीटीपी प्रमुख को मार दिया, उसका तो वीडियो आ गया। वो तो पहाड़ी में बैठा हुआ आराम से जो है अपना काम कर रहा है। तो ये क्या बहुत भारी पड़ने वाला है पाकिस्तान को? वो आपको दिख ही रहा है। आप ड्रोन रोक सकते हो टेक्नोलॉजी के साथ। अगर आप डरपोक भी हो, पंजाबी पाकिस्तानी हो, लड़ नहीं सकते, तो आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अमेरिका की हेल्प लेके आप ड्रोन को रोक सकते हो। आप शायद मिसाइल को भी रोक सकते हो, एटलीस्ट जो अफगानिस्तान से आ रही हैं। हमारी वाले तो अमेरिका भी रोक नहीं सकता, तो ये क्या रोकेगा? लेकिन आप इंसान जो सुसाइड मिशन पे आ गया, उसको नहीं आप रोक सकते। और वो आपको ऐसी जगह मारेगा। आज भी जो आज मारे हैं 7 पुलिस वाले, तो उनका एक फिदाइन आता है और 7-8-10 को लेके चला जाता है। और 8-7-8-10 पाकिस्तानी जैसी एक ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में शायद इतना फर्क ना पड़े। इनके जवान बड़े गरीब तबके से आते हैं, कोई जमींदारों के पॉलिटिशियन के बच्चे इनकी फौज में जवान नहीं है, जो हैं वो अफसर हैं। इसका साइकोलॉजिकल ऑपरेशन जो साइकोलॉजिकल जो पार्ट है, जब आप एक अकेडमी, एक कैंटोनमेंट, एक बेस को जब उड़ाते हो, जो बाहर वाले फौजी देख रहे हैं उनके जो मनोबल पे असर पड़ता है, उसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उसको हम लिख नहीं सकते कि इतने % डाउन हो गया। बट एज ए फौजी, अब मेरी बात माने, आज भी किसी, मैं रिटायर्ड हूँ और किसी जवान का मैं वीडियो देखता हूँ उसको पुलिस वाले मार रहे हैं, चाहे बिहार में चाहे वेस्ट बंगाल में, तो खून खोलता है। बिल्कुल, है ना? आप ये इमेजिन कीजिए कि जब एक फौजी को ये दिखे कि उसके साथ वाले उड़ा दिए गए सुअरों की तरह, तो वो गुस्सा नहीं करता, उसको फिर डर लगना शुरू होता है। इसलिए आपने वीडियोस देखे होंगे पाकिस्तानी रेंजर्स के, जो कह रहा भैया इस फौज में मत आओ, बहुत पिटाई हो रही है, हम गलत जगह पे फंस गए। तो किसी को चाणक्य नीति जैसे बोलते, तोड़ना है अंदर से, तो उनका जो फाइबर होता है उसको तोड़ना पड़ता है। पाकिस्तान का एक ही फाइबर है जिसने पाकिस्तान को जोड़ कर रखा है, उसका नाम है पाकिस्तान आर्मी। हमारे यहाँ पे सनातन है, हमारे कल्चर है, हमारी डाइवर्सिटी है, उसमें यूनिटी है, हमारा इतिहास है। हम ओमकार जी 10-15-20 हज़ार साल पुरानी सभ्यता है। हमारे पास 100 कील हैं जिसके हम चिपक के अपने साथ जुड़ सकते हैं। इनकी जो 70 साल की उम्र में आज पाकिस्तान टीवी पे डिबेट हो रही है
कि हमने गजनी और उसके नाम पे, गोरी के नाम पे मिसाइलें रख ली और अफगान वो तुर्क थे वैसे, वो हमें मार रहे हैं। तो आज उनको एक नाम नहीं पता चल रहा कि किसके नाम पे अपनी मिसाइल का नाम चेंज करें। किसके, आप बताइए, आप अगर पाकिस्तानी, किसके, जिन्ना था उसको आप कहते हो शिया है, और शियाज को पाकिस्तान में इस्लामिक नहीं मानते, तो जिन्ना के नाम पे आप मिसाइल रख नहीं सकते। भुट्टो को आपने टांग दिया, तीसरा जेल के अंदर है। रहे आपके सो कॉल्ड फील्ड मार्शल्स और डिक्टेटर्स, किसने 71 में मार खाई, किसने 65 में मार खाई, किसने 99 में मार खाई, और कोई अभी सिंदूर में खा गया। तो किसके नाम पे रखोगे आप? तो जिस देश को 4 नाम नहीं मिल रहे अपने मिसाइलों के नाम रखने के लिए, उसकी क्या हिस्ट्री होगी, उसकी क्या इंस्पिरेशन होगी, उसकी क्या मोटिवेशन होगी, और उस देश की फौज को जब अपने बेस उठते हुए नजर आते हैं तो उनके मनोबल पे कितना असर पड़ेगा, वो तो अभी एक समझने की बात है। और एज ए फौजी, एज ए भारतीय, मुझे लगता है कि सबसे गहरी चोट जो पाकिस्तान को आज लग रही है वो मैन पावर में नहीं लग रही, उनकी साइकोलॉजिकल जो उनको विजुअल दिख रहे हैं, उनके बच्चे भी तो देख रहे हैं ना, पतलून टांग रखी है अफगान ने, एक ने टैंक उसेड़ दिया, उसके अंदर तोड़ दी पोस्ट। ये विजुअल जो है वो आपके साइक में चले जाते हैं, और ये सबसे बड़ा आउटकम जो पाकिस्तान को सबसे बड़ा हर्ट होगा आने वाले दिनों में, ये पार्ट है। हथियार आते हैं जाते हैं, वो हमारे बेवकूफ़ हैं जो कहते हैं रफेल कितने हैं, ऐसा कोई देश नहीं गिनता। ये चीज़ें खराब होने के लिए, बर्बाद होने के लिए बन रही हैं लड़ाई में। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो आर्मी के अंदर पाकिस्तान बहुत गहरा होने वाला है। अजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।